नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मंथन पर जोर, सियासी शोर। जी हां, दतिया की जनता ने फैसला सुना दिया, लेकिन अब दोनों दल अपने अपने घर की खबर ले रहे हैं। बीजेपी हार की वजह तलाश रही है तो कांग्रेस जीत के बाद भी आरोपों से पीछा नहीं छुड़ा पा रही। यानी दतिया का जनादेश अब सड़कों से निकलकर दोनों दलों के संगठन के भीतर पहुंच चुका है। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी की हाई लेवल बैठक हुई। हार के हर पहलू पर मंथन हुआ। तो इधर कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है, लेकिन उसी जीत पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती कई सवाल उठा रहे हैं। यानी जीत के बाद भी कांग्रेस पर हमले जारी हैं। कुल मिलाकर दतिया के नतीजों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दतिया का जनादेश आ चुका है, लेकिन अब दोनों दलों में जीत हार नहीं बल्कि भीतर घात की पड़ताल शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस जीत के बाद भी अपने ही नेताओं के आरोपों से घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हार के कारण तलाश रही है। भोपाल में हुई हाई लेवल समीक्षा बैठक में बीजेपी ने हार के हर पहलू पर मंथन किया। चर्चा है कि बैठक में सबसे ज्यादा मंथन भीतर घात पर हुआ। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य तथ्यों के साथ पहुंचे। दतिया और बड़ौनी के कई पार्षदों की भूमिका पर सवाल उठे। कहा जा रहा है कि पार्टी ने हार की जांच के लिए प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और अंबा राम कराड़ा की 2 सदस्यीय समिति भी बनाती है। इतना ही नहीं, जिला कार्यकारिणी पर कार्रवाई की भी चर्चा तेज है। वहीं इस बैठक को लेकर बीजेपी का क्या कहना था, वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने दतिया चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ पूरी समीक्षा की है और उसके उसी के निमित्त एक 2 सदस्यीय कमेटी का एक गठन किया गया है, जो दतिया के जो हार के कारण हैं उनकी समीक्षा करेगी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को उसकी रिपोर्ट देगी। उसके बाद प्रदेश नेतृत्व आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन कहानी सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं। कांग्रेस चुनाव जीत गई, फिर भी विवाद खत्म नहीं हुआ। मतगणना से पहले सस्पेंड किए गए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने एक इंटरव्यू में ऐसा दावा कर दिया जिसने कांग्रेस की जीत पर भी सवालों की परछाई डाल दी। भारती ने आरोप लगाया कि नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के रिमोट कंट्रोल पर काम करते हैं। यानी कांग्रेस के भीतर भी भरोसे का संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस को विजयश्री दिलाने में उनका भी योगदान होता तो उनके सारे आरोप माने जाते। जो कांग्रेस से बाहर जाता है या किसी भी राजनीतिक दल से बाहर किया जाता है, वो उस तरीके के आरोप लगाता है। नरोत्तम मिश्रा से घनश्याम सिंह की क्या साठगांठ हो सकती है? नरोत्तम मिश्रा अपना कैरियर बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके भी तो संगठन पर उनका प्रभाव था। अगर नरोत्तम मिश्रा इस तरह का भीतरघात करते तो मुझे लगता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती। एक गलती हाईकमान से हुई भारतीय जनता पार्टी के कि चेहरे पे धूल थी और आईना साफ कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि हार के बाद बीजेपी भीतर घात खोज रही है और जीत के बाद कांग्रेस भी अंदरूनी आरोपों की समीक्षा कर रही है। यानी दतिया का चुनाव परिणाम आने के बाद भी दोनों दलों में सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष नहीं, अपने ही लोग बन गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दतिया में असली मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं बल्कि दोनों दलों के भीतर चल रही अंदरूनी लड़ाई थी, और भविष्य में ऐसा फिर न हो इसके लिए क्या दोनों दल ठोस कदम उठा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दतिया में मंथन पर जोर, सियासी शोर में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या दतिया में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को भीतरघात ने नुकसान पहुंचाया है? दूसरा सवाल, क्या यह कांग्रेस की जीत है या फिर बीजेपी की कलह का फायदा? तीसरा सवाल, क्या अपनी गलतियों से सबक लेकर बीजेपी कार्रवाई करेगी? इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पैनलिस्ट निशांत बिसेन, कांग्रेस नेता विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेन सुल्लेरे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और बिसेन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज समीक्षा बैठक की आपने, हार के कारणों को तलाशा। सिर्फ कारण ही तलाश रहे हैं या कार्रवाई भी करेंगे? क्योंकि हमने कांग्रेस में देखा, उन्हें पता चला तत्काल कार्रवाई कर दी। आपके भी प्रत्याशी शिकायत कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो दे रहे हैं, तो पहले कार्रवाई कर देते, बाकी समीक्षा करते रहते।
देखिए, सबसे पहली बात राजेश जी, हम चुनाव परिणामों के पश्चात ये चर्चा कर रहे हैं। हम दतिया के इन परिणामों को शुरू करते हैं और इस हार को विनम्रता से स्वीकार। 2023 में ये सीट कांग्रेस के पास थी। चुनाव में भी यही स्थिति बनी हुई है। पिछली बार हम जिस अंतर से हारे थे 2023 में, इससे लगभग ये अंतर 1700-1800 वोटों का अंतर कम हुआ है। हम सभी मतदाताओं का कृतज्ञता से ज्ञापित करते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमें उसका भी हम स्मरण करते हैं। ठीक है, इलेक्शन है, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। हम ये चुनाव हारे हैं और इसके जो भी कारण है उनकी पड़ताल की जाएगी, उनकी समीक्षा भी की जा रही है और हमारा नेतृत्व इसको लेकर बहुत गंभीर है। सबसे पहली बात, इस गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि इसके लिए एक 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही माननीय अध्यक्ष जी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और बताएगी कि इन चुनाव में वो क्या क्या फैक्टर्स रहे जिसके कारण नतीजे हमारे अनुकूल नहीं आ सके। तो मुझे लगता है इस रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए और जैसे कि एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते। लेकिन निशान जी, प्रारंभिक रूप से आपको कांग्रेस ने हराया या आप भीतर घात से हारे हैं? ये तो रिपोर्ट आई गई होगी। हम एक इलेक्शन में थे, हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी ने हराया। चुनाव में हार जीत के बहुत से फैक्टर होते हैं, लेकिन वो फैक्टर कौन से हैं वो उसकी पड़ताल के लिए जो कमेटी बनाई गई है, वही कमेटी आधिकारिक रूप से हमारे पार्टी नेतृत्व को ये बताएगी कि हार के कौन से एग्जैक्ट कारण है। तो हार के क्या कारण है विक्रम जी, उन्हें बाद में पता चलेगा, उनकी कमेटी रिपोर्ट देगी। लेकिन क्या कांग्रेस की जीत है ये, या बीजेपी में जो कलह थी उसकी वजह से जीत गए आप? क्योंकि राजेंद्र भारती कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा ने आपको जिता दिया है। विषय ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि 60% जो वोट है वो सरकार के खिलाफ है और वो सरकार जो चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ने का दावा करती है। हमारा आरोप है कि 50 करोड़ रुपए खर्च किए। हमारा आरोप है कि प्रशासन का नाजायज इस्तेमाल किया, दबाव बनाया। आपने देखा कि पीआई ने किस तरीके से हमारे बूथ एजेंट को उठा के ले गए। इस तरीके से भाजपा ने जबरदस्त चुनाव लड़ा। इसके बावजूद भी 60% वोट इसके खिलाफ है। तो इससे एक बात तो ये पता चलती है कि कमोबेश इस प्रदेश का जन विश्वास इस सरकार ने खो दिया है। दूसरी बात, अब इतना हास्यास्पद किस्म का एक चुटकुला इनके मुख्यमंत्री सुना रहे हैं जिसका राजनीतिक गलियारों में और तमाम पत्रकार बड़ा चुटकी लेके हंस रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति इस तरीके के तर्क दे रहा है कि हमको 1700 वोट अधिक मिले हैं। तो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है नरोत्तम मिश्रा को कि तुम्हारे नहीं होने से 1700 का फायदा हुआ है। तुम्हारा होना ना होना जो है अब भाजपा के लिए मायने नहीं रखता है। तो मुख्यमंत्री को जो हासिल करना था वो उन्होंने हासिल कर लिया कि अपने एक प्रतिद्वंदी को निपटा दिया। लेकिन इन सब के बीच में जो प्रश्न बड़ा है वो ये है कि जनता का विश्वास अब भाजपा में नहीं है और ये ट्रेंड पूरे तो विक्रम जी, आप भी इस बात पर विचार करेंगे कि कैसे जीत हुई, वो कारण ताकि आगे बरकरार रख सके आप, या जीत गए कैसे भी जीते इसके बाद आगे ये सब माहौल बरकरार रहना है, इस पर कोई विचार नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल आपकी जो बात है बिल्कुल सही है। एक जीत होती कि हम जीत जाते और जो है हमारे बीच में जो अंतर रहता वो 1-2% का रहता। लेकिन यहाँ जो है जनता ने 20% मतदान जो है सरकार के खिलाफ किया। तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर है जब आंकड़े हमें बता रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से लड़ा हुआ चुनाव भी जो है इतने बड़े वोट अंतर को नहीं पाट पाया है। इसका अर्थ है कि जनता जो है भाजपा की तरफ न देख के कहीं और देख रही है। यही तो एक अवसर रहता है समस्त राजनीतिक कहीं और देख रही है कि आपकी तरफ देख रही है? कहीं और तो हमने देखा बिहार में, कहीं और देख लिया उसने। हाँ बिल्कुल, हम सहमत है ना सर। अब देखिए जंतर मंतर पे भी देखिए जो आंदोलन था, मैं तो खुले मन से बात स्वीकार कर रहा हूँ। मैं तो बतौर एक समाजशास्त्री कह रहा हूँ कि आश्चर्यजनक बात है कि इतना बड़ा जेनरिक आंदोलन था और उस जेनरिक आंदोलन में किसी भी नेता की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये नेताओं के लिए और राजनीतिक पार्टियों की चिंता का विषय है। लेकिन चिंता तो आपके लिए भी होनी चाहिए ना विक्रम जी, ऐसे अवसरों का आप फायदा नहीं उठा पाते। फायदा उठाना चाहिए। नहीं, ये आपका आरोप महज आरोप नहीं है। आरोप नहीं है, मेरा तो सवाल है क्या ऐसे अवसरों का आपने फायदा उठाया, दमोह के बाद उठाया? नहीं, हम बिल्कुल 100% इस बात से सहमत हैं कि जनता बहुत नाराज है भाजपा
को लेकर, लेकिन उसके बाद भी वो जो है सीधे तौर पर हमारी तरफ नहीं देख रही है। कुछ वोट इधर उधर जा रहे हैं, जैसे कि अमरवाड़ा चुनाव में देखिए 28,000 वोट जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ले गई, तो ये हमारा नुकसान होगा ना। यहाँ 20,000 वोट जो है एएसपी को चले गए। 22,000। हम चाह रहे हैं कि ये वोट कंसोलिडेट होके हमारे पास आइए, हमारे लिए अवसर भी है, चुनौती भी है, लेकिन भाजपा ने जनविश्वास तो खो कैसे दिया लाएंगे? है। इसके लिए भी हम कोई उस- विचार चल रहा है, कोई रणनीति बन रही है कि नहीं बन रही, कि आप पर निश्चित क्यों तौर पर। विश्वास नहीं कर रही जनता, तीसरे तरफ क्यों जा रही है? हाँ, आ रहा हूं नहीं, बिसेन जी। थोड़े लोग जा रहे हैं, बहुत थोड़े लोग जा रहे हैं, वो पूरे थोड़े लोग तो नहीं गेन जा रहे। कर हमें जाते हैं। 45% वोट हमको मिले हैं, भाजपा से हर हाल में ज्यादा मिले हैं। लेकिन हमारी पहला ये काम है कि बतौर विपक्ष हम मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे कि आपने ठीक है। जनाधार जनविश्वास खो दिया है, आपको इस्तीफा देना ठीक चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए बिसेन जी। एक उपचुनाव में इस्तीफा मांग रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने ही जवाब दे दिया। चार उपचुनाव, नहीं, ठीक। मैं आदरणीय विक्रम जी के उत्साह को समझ पा रहा हूँ। दरअसल एक लंबे समय से जो एक सूखा था वो खत्म हुआ, एक जीत मिली है, तो उनका उत्साह समझा जा सकता है। लेकिन इस बात लेकिन को इतनी आपको ध्यान पर्याप्त रखना बारिश होगा। नहीं हुई है कि फसल अच्छी लहला जाए। नहीं, वो बारिश होगी भी नहीं। ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आपको ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, आप ये चुनाव जीत गए, इसके पहले विजयपुर जीत गए, लेकिन इससे तुलना वो थोड़ी नहीं कर आपकी ही सकते। ये सीटें जनता थी। चुन रही है, वो राज्यसभा आप- सीटें कौन चुनता है ये आपको पता है। वो सर, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो बाकायदा बहुमत यही था, एक सीटें थी सीट जो आपने आपने रिटेन चुराई है मुझे। विक्रम जी, उसकी ही सीटें थी, आपने रिटेन की। लेकिन अगर आप अमरवाड़ा की बात करें तो वो हमने आपसे छीनी है। राज्यसभा की 3 सीटें हम जीते। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हम 29 की 29 लोकसभा सीटों पर काबिज बात हैं। पुरानी आप हो मत गई। भूलिए कि मध्य प्रदेश में 164 विधायकों के साथ हम दमदारी से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक जीत से आप मध्य प्रदेश में इसका इस्तीफा मांग लेंगे, उसका इस्तीफा मांग लेंगे, तो आपको आपकी यह खुशफहमी मुबारक हो। लेकिन आप ये मत भूलिए कि महज 3,000 वोटों का फर्क है। अगर 3,000 वोट हमारे पास आते तो शायद अभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। लेकिन नहीं, हम इस हार को अरे जिम्मेदारी भाई, से स्वीकार करते हैं, 40-60 का बहुत रेशियो जिम्मेदारी से है। स्वीकार आप ये करते समझिए हैं। कि आपको हम कितने वोट नहीं देखेंगे, मिले हैं। हम देखेंगे कि सरकार का आखिर मतलब क्यों होता है उसका बहुमत में 2023 में भी होना। हम वहां पर बहुमत खारिज की किए वोट वो गए। कह रहे हैं हम 50 करोड़ देखेंगे खर्च करने के कि बाद भी आप चुनाव हुआ, 40-60 का तब अंतर भी है। हाँ, वही हम 50% राशि वोट भी ना पा कह रहे हैं पाए 50 करोड़ खर्च कर दिया आपने, तब भी 40-60 का अंतर है भाई। नहीं, ऐसे अनर्गल आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। ये आपकी जीत का मजा फीका करेंगे। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम उन कारणों का पता लगाएंगे जिस कारण हमें हार मिली, और अगली बार दतिया ठीक है, में भारतीय विक्रम जी। जनता पार्टी का परचम लहराएगा। ये ठीक है। विश्वास मैं आपको दिला। ठीक है निषाद जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। लेकिन भूपेंद्र जी, क्या आपको भी लगता है कि ये कांग्रेस की जीत है, ये भीतर घात की वजह से बीजेपी हारी है? ये बीजेपी ने झोली में दे दी कांग्रेस को? कैसे देखते हैं आप इस जीत हार को? देखिए विजय जी, निश्चित रूप से उपचुनाव जो सत्ता में पार्टी होती है वो ही जीतती है, लेकिन ये एक अच्छा मैंडेट मिला क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से ये चुनाव लड़ा, 291 बूथ, और जीतू पटवारी जी ने लगातार मेहनत की और समन्वय बनाने की कोशिश की और उसमें वो सफल रहे। ये उनकी बहुत लेकिन बड़ी जीतू पटवारी उपलब्धि। पहली बार मेहनत नहीं कर रहे हैं भूपेंद्र जी। जीतू पटवारी लगातार दौरे कर रहे हैं, समन्वय कैसे बन पाया? जीतू पटवारी और भी सीटों पर उन्होंने पूरी मेहनत की। नहीं, मेहनत की, लेकिन ये पूरा समय देना और उसके बाद उस पार्टी के जितने भी उनके जो ड्रॉबैक थे उसको संतुलित करने की बहुत कोशिश की। उनको जिस तरह से देखिए, टिकट राजेंद्र भारती चाह रहे थे हमारे परिवार को मिल जाए, और अवधेश जी चाह रहे थे, और उसी दिन खबर आ रही थी कि अवधेश जी वापस जा सकते हैं, लेकिन वो मैनेज कर लिया उन्होंने और वो अवधेश जी को नहीं जाने दिया। यहाँ पे जो नरोत्तम जी का जो ड्रॉबैक था, वो नरोत्तम जी तो सरेंडर थे, लेकिन वो अंदर करंट काम कर रहा था। वो एक जो शहरी क्षेत्र की जो जिस तरह से उन्हें, जब उनको टिकट नहीं मिला और वहां पे सारे लोगों ने रिजाइन दे दिया, जिलाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और जनपद पंचायत, और उसके तहत उनके जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से वो तो सामने, लेकिन वो अंतर दिखा विरोध जो कि पहली बार बीजेपी इस तरह से, और बीजेपी मंथन कर रही है। उनका नरोत्तम जी का जिस तरह से स्टेटमेंट भी आया, तो उन्होंने अब उसके बाद परिणाम के बाद कहा कि पार्टी हमें कार्यकर्ता बनाए रहे, मैं जिम्मेदारी जो भी रहेगी मैं करूंगा। मतलब आपके वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है ना भूपेंद्र जी कि जी। कांग्रेस कैसे जीती?
बीजेपी में अंतर्कलह थी, जो नाराज लोग थे उनको साध नहीं पाए, इस वजह से जीत गई, या जनता ने चुना उनको भीतरघात की वजह से नहीं? देखिए उसमें दोनों, देखिए शहरी क्षेत्र में जो जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए वो उस तरह से काम नहीं किए, सक्रियता नहीं की। दूसरी बात, जब इतना जम्बो जेट 2.5 साल की सरकार, 22 साल की बीजेपी सरकार, 2.5 साल के मोहन जी सरकार, उनका पूरा कैबिनेट जातिगत हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन किया, तो वहां पे कहीं पे जो बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है उसमें कहीं मिसलीडिंग तो हुई है, ये तो हमको मानना पड़ेगा। क्योंकि तो एक और चीज भी होती है ना बीजेपी के साथ, भूपेन जी, मेरा काउंटर सवाल है कि बीजेपी अपनी गलतियों से सबक लेती है, क्या आपको लगता है इन गलतियों से सबक लेगी और जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई करेगी? जी बिल्कुल सबक लेगी और सबक देगी, दोनों चीजें बीजेपी करती है, नवाचार बिल्कुल करती है। क्योंकि आशुतोष जी को टिकट पीएम हाउस से आया सीधे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी जब संगठन में कार्य करते थे, जब वो यहाँ की मध्य कार्यक्रम को आयोजन करते थे, तो जब वो उस समय के जुड़े हैं, तो जब नरोत्तम जी का टिकट काटा तो पीएम जी ने खुद, मोदी जी ने खुद डायरेक्ट उसको किया, तो निश्चित रूप से सेंट्रल उसको ऑब्जर्व कर रहा है। और इसी कारण आप देखिए नरोत्तम जी के सुर बदले हुए थे, और हमेशा, क्योंकि ये बीजेपी का जो अंतर्कलह है वो हम अनुमान कर सकते हैं, लेकिन वो वहां के कार्यकर्ता बिल्कुल रूप से मीडिया के सामने या जनता के सामने नहीं बता सकते, ये उपलब्धि। लेकिन एक इस चुनाव में एक बहुत मुझे चीज समझ में आई कि अगर कांग्रेस ने जो 291 बूथों में पहुंचना जीतू जी ने एक अपना मजबूत आधार तैयार किया है इस चुनाव से। अगर विधानसभा चुनाव में भी अपना अच्छा इसी तरह से समन्वय और लोगों का जो, तो निश्चित रूप से वो मजबूत बनेगी। विक्रम जी, एक तरफ तो आप खुशफहमी में मत रहिए कि बीजेपी हार गई है, तो अब आपको बाकओवर मिल गया मुख्य चुनाव में, वो अपनी गलतियों को सुधार करेगी, फिर आपके सामने आएगी। दूसरा, जीतू पटवारी ने जो किया है वो बाकी के चुनाव में बरकरार रख पाएंगे या नहीं? मैं ये जो बात कहीं और से निकल के आती, फिर मैं उसको पिछले करता, मैं ये इंतजार कर रहा था। भूपेन जी ने जो बात कही है वो समझने लायक है, और आपने जो एक सवाल उठाया है ये उसका जवाब भी है। आपका ये कहना है कि गुटबाजी से जीती कांग्रेस, नहीं, बीजेपी की गुटबाजी का जो फायदा है या नुकसान है वो उन्हीं की खेमे तक सीमित रहा है। हमको जो जनादेश मिला है वो हमारी लीडरशिप के कंसोलिडेट होने से मिला है। हमारा जो नेतृत्व है, देखिए ये तो तय है कि जनता बीजेपी से निराश है, लेकिन वो किसकी तरफ आशा की निगाह से बम्पर वोटिंग होती ना आपकी तरफ, जब नाराज होती है जनता तो एक मुश्त वोट देती है। नहीं, मुझे लगता है कि 71% वोटिंग पर्याप्त वोटिंग होती है, इतना बम्पर जैसा कुछ नहीं होता। अरे जीत बम्पर होती ना आपकी, 6,000 से नहीं होती, 10,000 से, 20,000 से, 50,000 से होती है ना। जो 20-22 हजार वोट हमारे जो खराब हुए हैं, आप मान रहे हो आपके ही है वो? नहीं, और स्वाभाविक है वो हमारे ही हैं, क्योंकि देखिए चंद्रशेखर रावण को लगना वो चूंकि बीजेपी का ही प्रैक्टिस थी, वो बीजेपी ही चुनाव लड़ रही थी, लड़ाई चुनाव उनने, वोट भले हमारे थे, ऐसा वैसा सब उनने दिया है। भाई चंद्रशेखर रावण आखिर है कौन? वो तो बीजेपी का बनाया हुआ आदमी है। वो इतना बोलता है, यदि मान के चलो कोई और ईमानदार दुश्मन बीजेपी का इतना बोलता तो जेल में चला जाता। ना ओवैसी जेल में है, ना चंद्रशेखर रावण जेल में है, तो किसकी कृपा से घूम रहे और जहर उगल रहे, समाज को खराब कर रहे हैं? तो भाजपा की रणनीति। बहरहाल मैं यही जो बात भूपेन जी ने स्थापित की, लेकिन यहीं पे दतिया में हमने भाजपा को भी चुनाव लड़ते देखा है विक्रम जी, तब भी बीजेपी जीती थी, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, तो किसके वोट काटे होंगे उसने? बीजेपी के काटे होंगे, भाजपा ने, उमा भारती की पार्टी ने तब। हाँ स्वाभाविक है, तब काटे भी थे। ऐसे कैसे कह सकते हो दावे के साथ कि आपका ही वोट ले गया सामने वाला? हो सकता है नाराज वोट आप नहीं ले पाए, उधर चला गया हो। चलिए ये कैसे भी हम मान लेते हैं, फिर भी हमको बीजेपी से 5% वोट ज्यादा मिला। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि जो जब असंतुष्ट है जनता ने विश्वास खो दिया है भाजपा पर, तब जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, सबके एक समन्वित नेतृत्व ने एक आशा और विश्वास दिया जनता को कि नहीं, हम पर्याप्त रूप से सक्षम है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो कांग्रेस की जो द्वितीय पंक्ति का जो नेतृत्व था, जो हमारे सीनियर लीडरान हैं, वो अभी आप पहले दौर से दूसरे दौर में बदल गए। आपने कहा कि पूरी तरह से हमारी तरफ जनता नहीं देख रही, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। अब आप कह रहे हो हमको देख रही है। मेरी बात एक स्थापित हो जान दीजिए। मैं निवेदन करता हूँ कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का युवा नेतृत्व है, अब वो देश को चलाने की जिम्मेदारी धारण कर सकता है। इस चुनाव में जनता ने हमको ये बता दिया है, और ये हमारी एक अच्छी खबर है।
ठीक है, बिसेन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा 5% उनको मिला। जो वोट तीसरी पार्टी ले गई है, आजाद समाज पार्टी, वो वोट भी उनका था, आपका नहीं था। यानी सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी है कि 20 से 30% वोट विपक्ष में चला गया। देखिए, ये कांग्रेस की अपनी व्याख्या हो सकती है, वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। वो अपनी जीत को किस तरीके से देखते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि वो इसकी अपने तरीके से व्याख्या करें और भविष्य की योजनाएं बनाएं। लेकिन हमारे लिए ये हार बहुत हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता सभी इस हार को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा होता है, हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। इस हार ने भी हमें एक सबक दिया है और उसके जो टेक अवेज हैं उन पर हम काम करेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार मंथन में है और एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक समिति बना दी गई है। समिति कोई कागजी रस्म अदायगी नहीं है। समिति विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी। जो भी बातें कोई समय सीमा भी है और उस पर कार्रवाई आप करेंगे तो छोटा बड़ा देख के तो नहीं करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। ब्रजेश जी, आप बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को जानते हैं। यहाँ पर जो अच्छा करता है, बेहतर करता है, वो उसे सम्मान पाता है। अगर कहीं किसी की खामी होती है तो वो उस पर अनुशासन का डंडा भी चलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य करने की पद्धति है। लेकिन हम इस हार को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। कांग्रेस अब किस तरीके से देख रही है, कांग्रेस ये मान के चल रही कि इसको 22,000 वोट मिले, वो पूरे उनके हैं। अब वो कुछ भी मान सकते हैं, वो कुछ भी मान सकते हैं। विक्रम जी यहाँ बता रहे हैं, विक्रम जी, कि 5% वोट ज्यादा मिले। अरे भाई साहब, आपको हमसे 3,000 वोट ज्यादा मिले हैं तभी तो आप जीते हैं। ये बात कौन नकार रहा है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको जीत का प्रमाण पत्र दिया है। दतिया में विजय हुए हैं। मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ कि 2023 में भी आप जीते थे और 2026 के उपचुनाव में भी आपने अपनी सीट रिटेन की है। इस बात में हमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हाँ, आज से हमारा कार्यकर्ता 2028 की तैयारी में जुट गया है और आपकी ये जो खुशफहमी है, ठीक है। हम राजस्थान क्यों जा रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में ही रहे। पहले मध्य प्रदेश तो फतेह कर लो, फिर राजस्थान की बात करेंगे। लेकिन भूपेन जी, क्या बीजेपी ईमानदारी से आपको लगता है कि कार्रवाई करेगी? और जो ऑक्सीजन मिली है दतिया से कांग्रेस को, क्या आपको लगता है ये बरकरार रहेगी या ऑक्सीजन का सिलेंडर बीच में खाली हो जाएगा? देखिए, दोनों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो बीजेपी है, बीजेपी तो निश्चित रूप से देखिए हर सीट पे चुनाव लड़ती है और उसके पास ये उपचुनाव का अगर हम देखें तो देश में 3 उपचुनाव हुए थे। बांकीपुर का भी चुनाव देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है और दतिया का भी। तो ये अब इस समय विधानसभा चुनाव होने, दूसरी बात नेतृत्व का चुनाव। यहां पे तो आपने देखा है कि पूरा मंत्रिमंडल हो, चाहे जातिगत हिसाब से हो, पूर्व विधायक हो, सारे लोग, पूरा संगठन लगा रहा। उसके बाद भी इस तरह से हारना प्रश्न चिन्ह उठाता है। बताइए, कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें बीजेपी के मंत्री ना उतरे हों, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ना उतरा हो? वो तो तमाम चुनाव में उतरते हैं। नहीं, लेकिन एक उपचुनाव में इस तरह से मुख्यमंत्री के 3 दिन प्रवाह, 3 दिन रहना। नहीं तो आप इससे पुराने शिवराज सिंह चौहान के उपचुनाव देख लीजिए, उससे पहले के देख लीजिए। बीजेपी ऐसे ही लड़ती है चुनाव, सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। बिल्कुल, चुनाव अगर आप आज्ञा दें तो मैं 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा। हम हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ते हैं, हमारा लेकिन हमारे कार्यकर्ता सब इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसे ऐसा ना देखा जाए कि दतिया में ऐसा हुआ, हमारे चुनाव लड़ने की पद्धति है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके साथ बीजेपी नवाचार भी बहुत करती है, सीखती तुरंत है, इंप्लीमेंट भी करती है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी, कांग्रेस ने जो अभी अपनी शक्ति, एकजुटता दिखाई है, वो आगे तक कायम रखना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि क्या है, वहां पे हर जगह और वो फॉलोअर की जगह आगे। चलिए, माफी चाहता हूं मैं भूपेन जी, क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने जो करना था कर दिखाया, लेकिन क्या वो ये सफलता को बरकरार रख पाएगी? ये उसके सामने बड़ी चुनौती है। और क्या बीजेपी जो खामियां रह गई हैं, कमियां रह गई हैं, उनसे सबक लेगी और दुरुस्त होकर फिर मैदान में उतरेगी? इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।